नमस्कार। आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं, अलग अलग किस तरह से वो काम करता है, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पावर प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं और पावर प्लांट क्या होता है। जनरली हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आजकल कोई भी काम हम नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पावर प्लांट्स में, या जिसे दूसरे नाम से अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग स्टेशंस। तो यहाँ पे जो बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो अलग अलग कंज्यूमर्स को दी जाती है। कंज्यूमर्स में अगर अपन बात करें तो एक होते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, दूसरे होते हैं कमर्शियल कंज्यूमर्स और तीसरे होते हैं इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। तो इन कंज्यूमर्स को वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो जो मेन अलग अलग जो कह सकते हैं कि कितने टाइप के प्लांट हैं, उसके अंदर सबसे पहला है स्टीम पावर प्लांट, फिर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, फिर डीजल पावर प्लांट और फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इन सब के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो आज जिसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टीम पावर प्लांट या स्टीम पावर स्टेशन। स्टीम पावर स्टेशन क्या होता है? अगर इसको दूसरे नाम से भी अगर कहें तो थर्मल स्टेशन भी कहा जाता है, इसको थर्मल पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो ए जनरेटिंग स्टेशन विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी ऑफ कोल कंबंशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज स्टीम पावर प्लांट। कि जो कोल है उसकी हीट एनर्जी, जब उसको जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो उससे जो हीट निकलती है, जो हीट एनर्जी या जो थर्मल एनर्जी निकलती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिंपली कह सकते हैं कि जहाँ पे हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे क्या कहते हैं? स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट। ए स्टीम पावर स्टेशन बेसिकली वर्क्स ऑन रैंकाइन साइकिल। ये रैंकाइन साइकिल के ऊपर काम करता है। स्टीम इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉयलर बाय यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ कोल कंबंशन। कोयले को जलाकर या उसको बर्न करके हीट है वो बनाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, जिसका यूटिलाइज किया जाता है फर्दर स्टीम बनाने में। द स्टीम इज़ देन एक्सपेंडेड इन द प्राइम मूवर। फिर स्टीम को क्या करते हैं, कोई प्राइम मूवर, जो यहाँ पे प्राइम मूवर क्या है हमारा? स्टीम टरबाइन। ये इस पे पास करवाई जाती है, जिससे क्या होता है, टरबाइन आपका रोटेट करता है। टरबाइन रोटेट करने से वो कपल होता है आपके अल्टरनेटर से, अल्टरनेटर से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देन द स्टीम टरबाइन ड्राइव्स द अल्टरनेटर विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरली कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो क्या होता है आपका थर्मल एनर्जी। ये है आपकी थर्मल एनर्जी। इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल में, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी से फिर वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो 3 स्टेप्स हैं बेसिकली, थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। अब पावर स्टेशन है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। इसमें जो फ्यूल यूज होता है कोल, वो क्या होता है, दूसरे फ्यूल से थोड़ा सस्ता होता है। तो इसके लिए इसमें फ्यूल के तौर पे कोयले को यूज़ किया जाता है। देन जो इसका इनिशियल कॉस्ट है इसको एस्टेब्लिश करने का, वो दूसरे स्टेशन के मुकाबले थोड़ा कम होता है। एंड देन ये मतलब इट कैन बी इंस्टॉल्ड एट एनी प्लेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कोल। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोल है वहीं पे ही इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि कोयले को आप जनरली देखते हैं कि रेल के द्वारा या रोड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि आप जहाँ पे आपके पास में कोल अवेलेबल है वहीं पे ही
थर्मल पावर प्लांट है वो इस्टेब्लिश किया जाए, बट ये ज़रूरी है कि वहाँ पे आसपास पानी का आपका रेगुलर सोर्स होना ज़रूरी है। इट रिक्वायर लेस स्पेस एज़ कम्पेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से स्टेशन से थोड़ा कम स्पेस लेता है। द कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज़ लेसर देन दैट ऑफ डीजल पावर स्टेशन, जो इसका जनरेटिंग कॉस्ट है वो क्या है आपका डीजल पावर स्टेशन से कम है। एडवांटेजेस के बाद में अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पोल्यूशन। ये पोल्यूशन बहुत करता है, इसमें से जो फ्यूम्स और स्मोक निकलता है उससे पोल्यूशन बहुत होता है। तो जनरली इसलिए इसको क्या होता है कि जो आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बड़ी सिटीज़ या कोई इस तरह से उससे दूर इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। इट इज़ कॉस्टलियर इन रनिंग कॉस्ट, इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से ज़्यादा है। तो देखिए अगर इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से कम होता है, पर रनिंग जो कॉस्ट है वो आपके इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से ज़्यादा है। स्कीमेटिक अरेंजमेंट की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या है, ये देखिए अगर स्कीमेटिक डायग्राम आपके सामने है, इसमें ये जो पार्ट है ये पूरा कोल एंड ऐश हैंडलिंग कहलाता है। कोल एंड ऐश हैंडलिंग, इसमें कोल स्टोरेज भी है, ऐश स्टोरेज भी है, कोल हैंडलिंग प्लांट है, ऐश हैंडलिंग प्लांट है। फिर इसके बाद में बॉयलर है, ये है वो बॉयलर। बॉयलर के बाद में अलग अलग है सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर, देन टरबाइन के बाद में ये है आप अल्टरनेटर, और ये आपका वाटर सोर्स जो यहाँ पे रिवर के तौर पे इसको दिखाया गया है। रिवर हो सकती है, कोई नहर हो सकती है, पर यह है कि रेगुलर वाटर सोर्स होना ज़रूरी है। पंप के द्वारा इसको बॉयलर तक पहुँचाया जाता है। तो 1 बाय 1 जो इसका जो अरेंजमेंट है, स्कीमेटिक अरेंजमेंट, इसको अपन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोल एंड ऐश हैंडलिंग प्लांट की। तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो कोल है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है यूजिंग रोड और रेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो दूसरा ये है कि इसमें आपको स्टोरेज रखना ज़रूरी है, कोल का स्टोरेज रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कोल लिया और उसको यूज़ कर लिया, वापस कोल ट्रांसपोर्ट किया और उसको उसी वक्त यूज़ कर लिया, क्योंकि कभी हो सकता है कि स्ट्राइक हो जाए या फिर फेलियर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाए या जनरल कोई कोल की स्टोरेज हो जाए। तो इनमें से कुछ भी अगर हो जाता है तो आपके कोल की शॉर्टेज हो जाएगी और बिना कोल के आप थर्मल पावर प्लांट है वो रन नहीं कर पाओगे। फिर क्या होता है कि ये कोल है वो पल्वराइज किया जाता है, मतलब बड़े पीसेस को छोटे पीसेस के अंदर तोड़ा जाता है। उससे क्या होगा कि आपका जो सरफेस है, सरफेस एरिया या सरफेस एक्सपोजर वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि रैपिड कंबशन, यानी कि वो कोयला है वो जल्दी जलेगा और आपको ज़्यादा हीट मिलेगी विदाउट यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सेस एयर। अब एक्सेस एयर का यहाँ पे क्यों है इसका बाद में स्टडी करेंगे, मैं बताऊँगा आपको। The coal is burnt in the boiler and the ash produced after the complete combustion of coal is removed to the ash handling plant। ash handling plant के अंदर यहाँ से जो कोयले से जो ऐश निकलती है वो वहाँ से निकाल ली जाती है और डिलीवर टू द ऐश स्टोरेज प्लांट। अगर 100 मेगावाट स्टेशन की बात करें और अगर 50% उसका लोड फैक्टर है, देन इतना अगर पावर जनरेट करने के लिए क्या चाहिएगा, 20,000 टन्स ऑफ कोल पर मंथ आपको कोल एज ए फ्यूल जरूरत पड़ेगी। ऐश प्रोड्यूस्ड में भी, अगर ऐश जो प्रोड्यूस होगी वो क्या होगा, 10 to 15% ऑफ कोल मीन्स 20 to 2,000 to 3,000 टन्स ऑफ कोल ऐश यहाँ पे आपके प्रोड्यूस होती है। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें, ऑपरेटिंग कॉस्ट की अगर बात करें तो 50 to 60% है वो आपका फ्यूल का ही इसके अंदर कॉस्ट है, फ्यूल और उसके हैंडलिंग का। तो
ये एक मेजर एरिया है कॉस्ट का फ्यूल। स्टीम जनरेटिंग प्लांट। अब जो सेकेंड सेक्शन है इसका, स्टीम जनरेटिंग प्लांट। स्टीम जनरेटिंग प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए बॉयलर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम एंड अदर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लू गैसेस। एक तो सबसे पहले क्या है, स्टीम बनाने के लिए, और उसमें अंदर कुछ ऑक्सिलरी इक्विपमेंट या इस तरह से कुछ आपके इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, जिससे क्या जो फ्लू गैसेज है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। वो देखते हैं जब अभी आगे पढ़ेंगे तब। बॉयलर, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कोल इन द बॉयलर इज यूटिलाइज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। बॉयलर क्या करता है कि कोयले को जब जलाया जाता है तो उससे जो हीट निकलती है, उस हीट को यूटिलाइज करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। द फ्लू गैसेज फ्रॉम द बॉयलर मेक देयर जर्नी थ्रू सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर एंड द फाइनली एग्जॉस्टेड एट एटमॉस्फेयर थ्रू द चिमनी। जो मैं कह रहा था आपको, ऑक्सिलरी जो इक्विपमेंट्स हैं, उन ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स में एक तो सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर। अब देखिए यहाँ पे ये कोल जो आपका हैंडलिंग प्लांट है, उससे कोल आप जाएगा बॉयलर में। बॉयलर से जब ये कोल कंबशन होता है, उससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है। उस हीट से क्या होता है, जो ये देखिए यहाँ पे वाटर पंप की सहायता से यहाँ से पानी दिया जाता है इकोनोमाइजर के थ्रू। अब क्यों दिया जाता है इकोनोमाइजर के थ्रू, इसके ऊपर बात करते हैं। तो जो यहाँ से जो बॉयलर से जो फ्लू गैसेज निकल रही है, देखिए ये यहाँ से जो फ्लू गैसेज निकल रही है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, सुपर हीटर के थ्रू पास होती है। सुपर हीटर क्या करता है, जो स्टीम निकल रही है उसको और ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा, अगर वेट जो स्टीम है वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, जिससे टरबाइन को नुकसान नहीं होता। तो सबसे पहले स्टेप में तो क्या है, सुपर हीटर के अंदर आपके जो स्टीम है उसको टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, उन फ्लू गैसेस का यूज़ करके इकोनोमाइज़र को दिया जाता है। इकोनोमाइज़र में क्या होता है, जो वाटर इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे, उससे क्या होगा, टेम्परेचर इसका थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, जो जिससे क्या होगा, बॉयलर के अंदर जब उसको स्टीम बनाते हैं वाटर को, तो वहाँ पे कम टेम्परेचर से ही काम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वाटर क्या होगा, गर्म होगा। देन वो जाता है, जो फ्लू गैसेज है वो पास होएगी एयर प्री हीटर में, क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ को जलाया जाता है तो ऑक्सीजन ज़रूरत होती है, या कह सकते हैं हवा की आवश्यकता। तो हवा कहाँ से मिलती है अपने को, बाहर से। जो एग्जॉस्ट फैन या जो ड्रॉट फैन जिनको बोलते हैं, ड्रॉट फैन की हेल्प से एयर यहाँ पे बॉयलर के अंदर पास होती है। वो एयर पास होती है आपके सबसे पहले एयर प्री हीटर में। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फ्लू गैसेस के टेम्परेचर को यूज़ करके हवा को भी गर्म कर दिया जाता है पहले, जिससे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर आपके डिक्रीज़ नहीं होगा बॉयलर में। तो आप देख सकते हैं कि मतलब जो फ्लू गैसेज निकल रही है उसके टेम्परेचर का भी यहाँ पे 3 स्टेज के ऊपर यूज़ होता है। फिर वो जो फ्लू गैसेज हैं वो आपके चिमनी के हेल्प से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो स्टीम जनरेटिंग प्लांट के अंदर सबसे पहले बात करिए सुपर हीटर, जो क्या करता है, आपके स्टीम को के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा, अगर उसमें वेट है तो वो क्या होगी, ड्राई हो जाएगी और सुपर हीट हो जाएगी। इससे क्या होगा, एक तो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरा क्या है, ब्लेड को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कोरोजन या जंग जिसको बोलते हैं उसकी वजह से उसको नुकसान हो सकता है टरबाइन को। उससे क्या होगा, अगर उसकी नमी निकाल देते हैं या उसको ड्राई कर देते हैं तो उससे कोरोजन या जंग वगैरह लगने का खतरा नहीं रहता। देन द सुपर हीटेड स्टीम फ्रॉम सुपर हीट फेड टू द स्टीम टरबाइन थ्रू द मेन वाल्व। स्टीम जनरेटिंग प्लांट के अंदर सेकंड जो है वो है इकोनोमाइज़र, जो मैंने आपको बताया कि जो फ्लू गैसेज है उसके टेम्परेचर को फिर यूज़ किया जाता है, जो इनलेट देते हैं वाटर को, उसको उसके हीट जो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ताकि क्या होगा, टू इंक्रीज द
फीड वाटर टेम्परेचर, उससे क्या होगा आपके बॉयलर के अंदर कम टेम्परेचर से ही वो स्टीम बन जाएगा। देन एयर प्री हीटर, एयर प्रीहीटर इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द एयर सप्लाइड फॉर द कोल बर्निंग बाय ड्राइविंग हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस। मतलब जो फ्लू गैसेस की हीट को यूज़ करके जो एयर सप्लाई करते हैं बॉयलर के अंदर, उसका भी पहले टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो इसका प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट क्या है? प्री हीटिंग द एयर आर इंक्रीज थर्मल एफिशिएंसी एंड इंक्रीज स्टीम कैपेसिटी पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉयलर सरफेस। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो कोल से आपने स्टीम बनाई वाटर से, फिर जो फ्लू गैसेज हैं उनका भी यूज़ किया है ताकि जिससे क्या हो आपके स्टीम पावर प्लांट की या बॉयलर की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। फिर आता है स्टीम टरबाइन। जो ड्राई और सुपर हीटेड जो स्टीम अपने को मिल रही है बॉयलर से, कहाँ से पास होके? सुपर हीटर से। उसको यूज़ करके क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर क्या होगा, कंडेंसर की हेल्प से उसको वापस से कंडेंस कर देते हैं और उसको वापस सर्कुलेशन के लिए भेज देते हैं। जैसे इसमें देख सकते हो आप, सुपर हीटर से यहाँ पे जो स्टीम मिल रही है वाल्व की हेल्प से टरबाइन को पास करते हैं। टरबाइन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस मैकेनिकल एनर्जी को आप देखिए यहाँ पे कपलिंग की हेल्प से अल्टरनेटर से जोड़ रखा है। अल्टरनेटर आपके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर क्या होगा कि आपके जो एग्जॉस्ट स्टीम है, ये देखिए यहाँ से एग्जॉस्ट स्टीम कहाँ जाएगी, कंडेंसर में। कंडेंसर से क्या होगी, वो कंडेंस होके वापस आपके रिवर के अंदर चली जाती है, या अगर कूलिंग टावर जो लगा होता है उससे पास होके क्या होगी, वो आपके रिवर के अंदर चली जाएगी। वापस क्या होगा, सर्कुलेटिंग जो वाटर पंप है उसके हेल्प से फिर से उसको फीड कर दिया जाता है बॉयलर के अंदर। अल्टरनेटर जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, आपकी मैकेनिकल एनर्जी है जो स्टीम टरबाइन की, उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अल्टरनेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द इलेक्ट्रिकल आउटपुट फ्रॉम द अल्टरनेटर इज डिलीवर्ड टू द बस बार्स थ्रू द ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अल्टरनेटर है, इससे जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कहाँ से निकलती है, आपके ट्रांसफार्मर और आइसोलेटर्स, बस बार्स, इन सब को यूज़ करके आपको कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट आगे कर दी जाती है फ्रॉम वेरियस सबस्टेशन। फीड वाटर जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास में सप्लाई हमेशा रहनी चाहिए फीड वाटर की, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पानी हमेशा यहाँ पे सर्कुलेट होता रहेगा स्टीम बनने के लिए, क्योंकि बिना स्टीम के स्टीम पावर प्लांट नहीं चल सकता। तो वाटर इनपुट हमेशा आपके पास में सप्लाई होनी चाहिए। कूलिंग अरेंजमेंट टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, द स्टीम एग्जॉस्टेड फ्रॉम द टरबाइन इज कंडेंस्ड बाय द मीन्स ऑफ कंडेंसर। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको कूलिंग अरेंजमेंट भी रखने होंगे। देन चॉइस ऑफ साइट, जो स्टीम पावर प्लांट है वो कहाँ कहाँ आप उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले फ्यूल की सप्लाई हो, भाई इतना ज़्यादा दूर भी नहीं हो कि आपको टाइम लग जाए फ्यूल सप्लाई करने में। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो मैंने कहा आपको वाटर आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आसपास एरिया के अंदर, क्योंकि रेगुलरली आपको इसकी तो बहुत ही ज़्यादा ये होगा कि मतलब आसपास है वहीं पे ही एस्टैब्लिश होता है। फ्यूल के अंदर फिर भी एक मार्जिन छोड़ सकते हैं कि भी थोड़ा दूर भी है तो रेल और जो रोड ट्रांसपोर्टेशन से आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। कॉस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड भी, जहाँ पे लैंड वगैरह सस्ती हो या उसकी कॉस्ट हो उसको आप चेक कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लगे कि ये बाहर है, सबसे पहले तो ये है डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया की भी, जो पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ से दूर होना चाहिए।
और नियरनेस टू द लोड सेंटर के पास में होना चाहिए। तो ये कुछ एक क्राइटेरियाज हैं, चॉइस हैं, जहाँ जिस हिसाब से आप स्टीम पावर प्लांट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। देन कंक्लूजन इससे क्या निकलता है, इट इज़ क्लियर दैट ऑल अबव फैक्टर कैन नॉट बी फेवरेबल एट, कि भाई ये सब चीज़ें एक जगह पे होना पॉसिबल नहीं है। तो ए साइट बाय रिवर साइड वेयर सफिशिएंट वाटर इज अवेलेबल, नो पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओकर एंड फ्यूल कैन बी ट्रांसपोर्टेड इकोनॉमिकली मे परहैप्स बी एन आइडियल चॉइस। एक तो पानी की सप्लाई होनी चाहिए, पोल्यूशन का अगर निकल रहा है तो आसपास के एरिया के अंदर उसका इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, और फ्यूल भी इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो ये सब कंडीशंस हैं किसी भी पावर स्टेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, स्टीम पावर स्टेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले पावर स्टेशन के बारे में। नमस्कार।